हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी में प्रक्रिया लागत को पढ़ने वाले हैं और प्रक्रिया लागत को बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात आती है तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो होती है वो बनके बहुत सी प्रोसेसों में बनके तैयार होती है। कोई प्रोडक्ट होता है वो एक प्रोसेस में बनके तैयार नहीं होता है। जैसे कि मान लो चीनी है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ कि चीनी, अब चीनी का जो है, चीनी कैसे बनती है, एक प्रोसेस में बनके तैयार नहीं होती है। तो चीनी बनती है सबसे पहले गुड़ से, ठीक है, गुड़ से। और गुड़ के बाद अगर होता है तो गुड़ से पहले क्या होता है, तो गुड़ से पहले होता है गन्ना। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए जो चीनी बनी है उसमें प्रक्रिया जो लगी हैं उसमें 3 प्रक्रियाएं लगी हैं। ये प्रोसेस फर्स्ट हो सकती है, ठीक है, ये प्रोसेस सेकंड हो सकती है और ये से जो है इसको हम लोग थर्ड प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई तेल है, ठीक है। अब तेल मान लो कि ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल है और सरसों का तेल अगर हम लोगों को ऑयल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सरसों होगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में सरसों को हम लोग पेरेंगे तो सरसों, उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसमें तेल निकलेगा, उसके बाद उसको रिफाइनिंग में जाएंगे। रिफाइनिंग का मतलब होता है उसको साफ करना, ठीक है। तो ये थर्ड प्रोसेस का काम हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें कुछ खर्चे आए होंगे, ठीक है, और सेकेंड प्रोसेस में भी कुछ खर्चे आए होंगे और लास्ट में हम लोगों का माल बन के तैयार हो गया होगा। तो ये तो हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट कि प्रक्रिया लागत को हम लोग इस प्रकार से समझने वाले हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर बात आती है कि इसको समझते कैसे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और अच्छी लैंग्वेज में जानते हैं। अभी तो मैंने अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिया है कि इस ऐसी चीज़ को प्रक्रिया बोलते हैं। अब इसमें देखो लिखा हुआ है कि प्रक्रिया लागत विधि से आशय परिव्यय की उस प्रणाली से है, मतलब कि ओवरहेड की उस प्रणाली से है जहां किसी वस्तु को अंतिम निर्माण की स्थिति में लाने के लिए कई प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है। प्रत्येक प्रक्रिया को लागत केंद्र के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया की लागत का एकत्रीकरण किया जाता है और प्रति इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रोसेस जो है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को गन्ना लेना है और गन्ने से हम लोगों को रस निकालना है, ठीक है। ये हम लोगों की फर्स्ट प्रोसेस का काम है कि गन्ने से हम लोग क्या निकालेंगे, गन्ने लेकर हम लोग रस निकालेंगे। तो गन्ना सबसे पहले हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये जो हो गया हम लोगों का फर्स्ट प्रोसेस का मटेरियल हो गया, तो इसे बोल सकते हैं मटेरियल। अब मान लो कि गन्ना इन्होंने लिए हैं, कुंटल में लिए हैं, तो मान लो कि 10 कुंटल, 20 कुंटल या 100 कुंटल गन्ने लिए हैं और एक गन्ने का मतलब मटेरियल जो होता है उसकी कुछ अमाउंट भी होती है, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है कि उसकी कुछ लागत भी होती है कि मान लो 1 कुंटल गन्ना आप लोगों को 10 रुपये कुंटल है, ठीक है। मान लो हमने 100 कुंटल गन्ना लिया है और 1 कुंटल की दर जो है वो 10 रुपये है। तो हम लोग मटेरियल कितने का खरीद लिया, हम लोगों ने 1000 रुपये का, ठीक है। अब मान लो कि गन्ना जो है, गन्ना ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि गन्ना लेने के बाद क्या करेंगे, अपने आप तो हो नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोग वेजेज लगाएंगे, मजदूर लगाएंगे। तो हमें फर्स्ट प्रोसेस में मजदूरी भी देनी पड़ेगी। तो मटेरियल भी खर्चा है और वेजेज भी एक खर्चा है। तो हम लोगों ने वेजेज को लिख दिया। मान लो कि वेजेज हम लोगों की 200 रुपये हुई। तो ऐसे ही जो फर्स्ट प्रोसेस में खर्चे होते हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट प्रोसेस में लिखने के बाद अब उसके बाद मान लो कि हम लोगों को माल रस जो है, रस बन के तैयार हो गया। फर्स्ट प्रोसेस का काम क्या है, गन्ना लेकर रस बनाना, ठीक है। तो इसने मान लो कि रस बनाया, तो इसने जितना रस बनाया है, मान लो कि अब गन्ने लिए हैं 100 कुंटल, तो 100 कुंटल रस तो निकलेगा नहीं। ये तो बात बिल्कुल सिंपल सी है कि जितना माल हम लोगों ने लिया है उतना ही माल बिल्कुल निकल आए, ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है। तो उसमें से कुछ माल जो होता है वो हम लोगों का वेस्टेज हो जाता है। वेस्टेज को बोलते हैं क्षय हो जाता है। तो वो हम लोगों का लॉस होता है। तो लॉस को हम लोग लिखेंगे, आगे समझेंगे और अच्छा। लेकिन फिलहाल आप लोग समझते चलिए कि जितने गन्ने कुंटल लिए हैं, जितना गन्ना में हमने कुंटलों में लिया है उतना रस निकलना इम्पॉसिबल है। अब मान लो कि हम लोगों ने रस निकाला है तो वो निकल के आया है 80 कुंटल,
ठीक है। तो 80 कुंटल रस निकल के आया है। अब इसकी लागत पूछेगी, इसकी लागत पूछी जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो टोटल खर्चे जो हैं उनको ऐड करेंगे, और खर्चा ऐड करने के बाद हम लोग इन खर्चों को किस पर निकालेंगे, तो हमें इन खर्चों को 80 टन जो रस है उस पर निकालना है, तो यही इसकी लागत हो जाएगी। इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे तो अच्छा समझेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग इतना समझते चलिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग का ये जो हम लोग बना रहे हैं, तो इसको हम लोग शुरुआत में हम लोग ये सिस्टम बना रहे हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है कि इस पद्धति के अंतर्गत पहली प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री होता है। मतलब कि मान लो, ठीक, हम लोगों ने अभी गन्ना समझा है कि गन्ना ने लिया है मटेरियल, पहली प्रक्रिया ने लिया है गन्ना, ठीक है, तो इसने बनाया क्या है, रस। अब सेकंड प्रक्रिया क्या करेगी, तो इस रस को लेगी, तो उसके लिए ये क्या है, सेकंड प्रक्रिया के लिए ये कच्ची सामग्री है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, यही लिखा हुआ है कि पहली प्रक्रिया का निर्मित माल। तो पहली प्रक्रिया में हम लोगों ने क्या बनाया है, रस, तो ये तो फर्स्ट जो प्रोसेस के लिए रस जो है वो निर्मित माल है, लेकिन सेकेंड प्रोसेस के लिए यही माल जो है वो कच्ची सामग्री कहलाएगा, और दूसरी प्रक्रिया का निर्मित माल तीसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री कहलाएगा या फिर कार्य करता है। इस प्रकार एक सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं से निकलकर अंतिम प्रक्रिया में पहुंचती है, जहां पर निर्माण कार्य पूरा होता है। मतलब जब लास्ट प्रोसेस होगी तो वहीं पर हम लोगों की चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी, फिर हम लोग किसी प्रक्रिया में नहीं ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं हम लोग उसको रोक लेंगे, वही हम लोगों का फिनिश्ड स्टॉक होगा। आगे, तथा वस्तु विक्रय योग्य बन जाती है, लास्ट प्रक्रिया में वस्तु विक्रय योग्य बन जाती है, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि आमतौर पर हम लोग इसका प्रयोग साबुन, वनस्पति घी और तेल आदि वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। साबुन प्रक्रिया में बनाने के लिए, या फिर वनस्पति घी को बनाने के लिए, या फिर तेल को बनाने के लिए हम लोग प्रोसेस का यूज करते हैं और प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज कहाँ पर करते हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिए। आगे लिखा हुआ है, और मेन टॉपिक जो लिखा हुआ है कि प्रक्रिया खाता तैयार करना। प्रक्रिया खाता जो है वो हम लोग कैसे तैयार करेंगे, तो प्रिपेयर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट या प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। प्रक्रिया लागत में देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बात की है कि एक पक्ष होता है हम लोगों का डेबिट पक्ष, जिसे हम लोग डेबिट को मतलब डीआर बोल देते हैं, और क्रेडिट का मतलब होता है धनी पक्ष, ठीक है, ऋणी पक्ष और धनी पक्ष। ऋणी पक्ष और धनी पक्ष में अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें हम सभी खर्चे लिखते हैं, और अगर हम लोगों के पास इनकम होती है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब बात आती है कि प्रक्रिया लागत में हम लोग खाते बनाते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस बनाएंगे, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट एक बनाएंगे, एक उसके बाद बनाएंगे सेकेंड प्रोसेस अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे थर्ड प्रोसेस अकाउंट। तो ये जो प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो इनमें दो पक्ष होंगे, एक पक्ष होगा हम लोगों का ऋणी पक्ष और एक पक्ष होगा हम लोगों का धनी पक्ष। अब बात आती है कि ऋणी पक्ष में हम लोग लिखते क्या क्या हैं, उनको डिटेल में जानेंगे। एक बार डिटेल कर ली, उसके बाद आप लोगों को कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी किताब में, बिल्कुल आप लोगों को यहीं पर पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लिखते क्या हैं, तो इसमें लिखा हुआ है सामग्री को लिखते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि हम लोग मटेरियल को लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ ना प्रक्रिया खाते के डेबिट पक्ष की मदें, जो मदें हैं उनको हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में ले लिया है कि फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या लिखते हैं, मटेरियल। अब मान लो कि चाहे पुराना मटेरियल हो, चाहे हम लोगों ने नया मटेरियल परचेज किया हो, उसको भी हम लोग लिख देंगे। उत्पादन से संबंधित प्रायः मुख्य सामग्री को प्रथम प्रक्रिया में दर्शाया जाता है। इस सामग्री को उसके लागत मूल्य पर दिखाते हैं। मतलब कि जितने की हमें चीज़ पड़ी, जैसे मान लो कि हम लोगों ने अभी बताया था कि फर्स्ट प्रक्रिया है हम लोगों की, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट है, और उसमें दो पक्ष हैं, एक पक्ष है डेबिट और एक पक्ष है हम लोगों का क्रेडिट। डेबिट पक्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे मटेरियल को लिखेंगे। अब मटेरियल में हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट भी लिखेंगे। 100 यूनिट हमने मान लो खरीदे हैं और एक यूनिट हम लोगों का 10 रुपये का है, तो टोटल खर्चा हम लोगों का कितना हो गया, 1000 रुपये। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मूल सामग्री भी बोलते हैं, जो फर्स्ट प्रोसेस में यूज की है, ठीक है। तो इसी को हम लोग मूल सामग्री बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिए। प्रक्रिया खाते में
प्रक्रिया खाते में सामग्री की मात्रा व उसके मूल्य दोनों को ही दर्शाया जाता है। मैंने अभी बताया है कि ये हम लोगों की 100 यूनिट मात्रा है और ये उसकी जो है वो अमाउंट है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी दर पूछें तो इसकी दर हम लोग कैसे निकालेंगे, 10 रुपये इसकी दर हो गई। ठीक है, मुख्य सामग्री के अलावा मतलब कि इस मटेरियल के अलावा भी हम लोग और मटेरियल ले सकते हैं। अन्य सामग्री को भी प्रक्रिया के डेबिट पक्ष में दर्शाई जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि मटेरियल चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे हमने अभी खरीदा हो, उसको हम लोग लिखेंगे। आप लोग कहेंगे फर्स्ट प्रक्रिया में लिखेंगे, तो फर्स्ट प्रक्रिया में जो मटेरियल यूज होता है उसे मूल सामग्री बोलते हैं। और यहीं से माल, जैसे मान लो कि 100 यूनिट लिए, अब 100 यूनिट में इन्होंने माल सामान बनाया है, कच्ची सामग्री लिए 100 यूनिट, अब इन्होंने बनाएंगे तो इन्होंने बनाएंगे मान लो 90 यूनिट बनाए, तो ये 90 यूनिट इनके क्या होंगे, तो ये बना दिए इन्होंने, तो ये इन लोगों के अगली प्रक्रिया में जाएंगे, सेकेंड प्रक्रिया में। तो सेकेंड प्रक्रिया में 90 यूनिट यहाँ पे गए। अब उसके बाद फिर ये बनाएंगे कितने, मान लो इन्होंने बनाए 80, और फिर ये थर्ड प्रक्रिया में जाएंगे। तो इस प्रकार से थर्ड प्रक्रिया में जाने के बाद जब लास्ट में माल जितना बनेगा उसी को बोलते हैं फिनिश्ड स्टॉक। तो मतलब एक प्रक्रिया का माल दूसरी प्रक्रिया में हस्तांतरित होता रहता है, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। आगे चलिए और आगे और समझते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है लेबर। तो लेबर का मतलब होता है श्रम। प्रत्येक प्रक्रिया में अलग अलग श्रमिक द्वारा कार्य किए जाने पर, मान लो कि फर्स्ट प्रक्रिया में अलग श्रमिक लगे होंगे, सेकंड प्रक्रिया में अलग और थर्ड प्रक्रिया में अलग। ठीक है, तो प्रत्येक प्रक्रिया में अलग अलग श्रमिकों द्वारा कार्य किए जाने पर उन श्रमिकों को दिए जाने वाला वेतन संबंधित प्रक्रिया में डेबिट कर दिया जाता है। मतलब कि फर्स्ट प्रक्रिया का मजदूर है तो उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, सेकंड प्रक्रिया का मजदूर है तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और मान लो कोई ऐसा मजदूर है जिसने दोनों प्रक्रिया में अपना समय दिया है, तो उसको हम लोग उसकी वेजेज को बांट देंगे दोनों प्रक्रियाओं में। ठीक है, उसकी वेजेज को दोनों प्रक्रियाओं में बांट देंगे। ये बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए, और लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय का मतलब होता है कि ऐसे व्यय जो उसी प्रक्रिया पर किए जाते हैं, उसी प्रोडक्ट पर किए जाते हैं जिस प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट व्यय। और जो इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। अगर आप लोगों ने व्यय की जो है, आप लोगों को नहीं पता है कि प्रत्यक्ष व्यय किसे बोलते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय किसे बोलते हैं, तो आप लोग क्लास में, मैंने अभी आप लोगों को क्लास दे रखी है कि एक्सपेंसेस के प्रकार बताए हुए हैं शुरुआत की क्लासों में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष व्यय कैसे होते हैं कि ये सब व्यय जो विशेष रूप से किसी निश्चित प्रक्रिया के लिए किए जाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय के रूप में उसी प्रक्रिया में डेबिट कर दिए जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मान लो फर्स्ट प्रोसेस है और फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग डेबिट पक्ष में क्या लिखेंगे, सारे के सारे खर्चे लिखेंगे। जैसे कि मटेरियल लिख दिया, और हम लोगों ने क्या लिख दिया, वेजेज लिख दी, वेजेज को लेबर बोल सकती है। और क्या लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए हम लोगों ने, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो इनको हम लोगों ने लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि खर्चे हैं हम लोगों के। और हम लोगों ने जो इनकम की होगी तो इनकम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं कि ये वे व्यय जो संयुक्त रूप से विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं, वे अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इन व्ययों को उचित विभाजन के आधार पर विभाजित कर अलग अलग प्रक्रियाओं में बांट दिया जाता है। मान लो कि ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस है और ये थर्ड प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष व्यय है, यहाँ पे जो है ये जो प्रोसेस है, यहाँ ये फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस होती है, यहाँ पे सेकंड प्रोसेस और यहाँ पे थर्ड प्रोसेस। अब बात आती है कि यहाँ पे एक गेट कीपर है। ठीक है, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे एक गेट कीपर है, उसकी सैलरी जो है, ये उसको गेट कीपर को हम लोग सैलरी देते हैं। ठीक है, ये गेट कीपर है, ये गेट कीपर जो है, ये फर्स्ट प्रोसेस से भी इसका मतलब नहीं है, सेकंड प्रोसेस से भी मतलब नहीं है और थर्ड प्रोसेस से भी मतलब नहीं है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस की रखवाली करता है गेट कीपर, और उसको सैलरी दी जाती है मान लो 6,000 रुपये। अब होगा क्या कि इसकी सैलरी कौन देगा, ये बात की बहस होगी कि फर्स्ट प्रोसेस वाले कहेंगे कि हम नहीं देंगे, सेकंड प्रोसेस वाले कहेंगे हम नहीं देंगे और थर्ड प्रोसेस वाले कहेंगे हम नहीं देंगे। तो ये जो ऐसे व्यय होते हैं जो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, तो व्यय इनडायरेक्ट व्यय कहलाते हैं। तो अब प्रोसेस की बात आती है, तो इन व्ययों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हीं व्ययों को बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। तो इनको हम लोग क्या करेंगे कि बराबर बराबर बांट देंगे कि इसके 3 हिस्से कर देंगे। तो 2,000 फर्स्ट प्रोसेस देगी,
2000 सेकेंड प्रोसेस और 2000 थर्ड प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम लोग बांट देंगे तो उनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है, और आगे चलिए, लिखा हुआ है असामान्य लाभ। असामान्य लाभ का मतलब होता है कि यदि किसी प्रक्रिया में सामान्य उत्पादन से अधिक उत्पादन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्य लाभ होते हैं। जैसे मान लो कि हमने सोचा था कि हमें 90 यूनिट होंगे, मान लो हमने 100 यूनिट लिए थे किसी चीज़ के, और हमें पता है कि जब हम लोग माल बनाएंगे तो उसमें 90 यूनिट हमारे बन के तैयार होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता वो यूनिट जो बने हैं वो बन गए हैं 92। तो हम लोगों को कितने यूनिट का लाभ हो गया है, 2 यूनिट का लाभ हो गया। लेकिन जब हमने बनाए हैं तब 90 यूनिट होते थे, लेकिन आज हम लोगों को पता नहीं कैसे 92 यूनिट बन गए, क्योंकि लोगों ने अच्छा काम किया है, इस प्रकार से बन गए होंगे। अब 92 यूनिट बन गए हैं तो 2 यूनिट का फ़ायदा, और 2 यूनिट का फ़ायदा तो हम लोगों को बोलेंगे असामान्य लाभ बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, 2 यूनिट को असामान्य लाभ कहेंगे। इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि लाभ को हम लोग डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है, और लॉस अगर असामान्य लॉस हो तो उसको हम लोग क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि असामान्य अगर लाभ है, असामान्य लाभ हम लोग लिख लेते हैं कहीं, अगर असामान्य जिसे बोलते हैं एबनॉर्मल, असामान्य लाभ, और असामान्य लाभ को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो याद रखिए उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर असामान्य हानि होती है, असामान्य हानि होती है जिसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट में और चलते हैं। हम लोग ने डेबिट पक्ष के आइटम को अच्छी तरीके से और डिटेल में जान लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्रेडिट पक्ष के आइटम को जानने वाले हैं। क्रेडिट पक्ष में ज़्यादा आइटम नहीं आते हैं, तो क्रेडिट पक्ष में हम लोग लिखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि आइटम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस में हम लोग कौन कौन से आइटम को क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले प्रोसेस का वेस्टेज या जिसे बोलते हैं लॉस। कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ये बात भी है। यह संभव है कि प्रत्येक प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। यह संभव है कि प्रत्येक प्रक्रिया में उत्पादन के दौरान कुछ जो हानि होती है, माल की हानि होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस लॉस। अब प्रोसेस लॉस को लिखेंगे कहाँ, तो ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यही हमने अभी आप लोगों को ऊपर बताया हुआ है कि हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्रक्रिया में हम लोग कुछ माल बनाते हैं, ठीक है, और माल बनाने के वक्त में जो मान लो कि जैसे मान लो तेल निकालते हैं, ठीक है, हम लोग इस जो स्पेलर से किसी चीज़ से तेल निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो तेल होता है तो वो जो तेल होता है वेस्टेज हो जाता है, कुछ जो है उसमें क्षय हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोसेस लॉस बोलते हैं। अब लॉस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक उन्होंने लिखा है कि सामान्य हानि, और एक लिखा है असामान्य हानि। सामान्य हानि का मतलब होता है कि हमें पता है कि हमें इतना लॉस होगा क्योंकि हमने देखा हुआ है, ठीक है, कि हमें 100 यूनिट बनाए हैं, 100 यूनिट में हमें 10 यूनिट का लॉस होना है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का सामान्य हानि जो नॉर्मल होता है। असामान्य हानि वो होता है जो हमने सोचा नहीं है और हमें हो जाए। जैसे कि मान लो कोई प्रोसेस में माल हम लोगों ने रखा था और माल चोरी हो गया। अब माल चोरी हो गया तो हम लोगों ने इसको सोचा तो नहीं था कि हमें असामान्य हानि हो गई, क्योंकि चोरी हो गई है, हमारा माल जो है वो चोरी हो गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम असामान्य हानि बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। मान लो कि हम लोगों के 100 यूनिट आए और अब यूनिट है 99, तो हम लोग क्या लगाएंगे कि हम लोगों ने 1 यूनिट का हम लोगों को लॉस हो गया है। अब ये आइडिया नहीं है कि सामान्य हानि है कि असामान्य हानि है, लेकिन बाद में पता चला है कि 1 यूनिट चोर ने चोरी कर लिया। ठीक है, तो चोर ने चोरी कर लिया तो उसे बोलेंगे असामान्य हानि। आगे हम लोग जब सवाल करेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, बेफिक्र रहिए। आगे चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है कि उपोत्पाद का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा कि यदि किसी प्रक्रिया में कोई उपोत्पाद की प्राप्ति स्वतः ही हो जाए, उसके मूल्य से संबंधित प्रक्रिया खाता जिसका कि वह उपोत्पाद है क्रेडिट किया जाता है।
इसको भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि उप उत्पाद का मतलब होता है कि कोई प्रक्रिया है, ठीक है। तेल निकालते हैं तो तेल में हम लोगों को तेल भी निकलता है और उसके साथ में कुछ हम लोगों ने वेस्टेज भी निकलते हैं, उससे बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट जो होता है उनको हम लोग यूज करते हैं और उनको कहीं कहीं बेच भी देते हैं, ठीक है। मतलब सस्ते में बेच देते हैं, बहुत कम रेट में बेच देते हैं, तो उससे कुछ तो रुपये सीधे होते हैं ना हमारे, तो उसी को हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं। बस इतना लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है निर्मित माल। 3 चीज़ें लिखती हैं हम लोगों ने। अगर हम लोगों को 3 चीज़ें आती हैं क्रेडिट साइड में, एक होता है हम लोगों का लॉस, अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। उपोत्पाद अगर हमने बेचा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर निर्मित माल है तो निर्मित माल हम लोगों ने अगर प्रोसेस की है और प्रोसेस में हम लोगों ने माल तो बनाया होगा, ये बात तो निश्चित है। अब माल बनाया, मान लो हमने 100 यूनिट लिए हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, 100 यूनिट लिए हैं 1000 रुपये के, ठीक है। अब हमने कुछ खर्चे भी किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, वेजेस की होगी और वो जो खर्चे हैं उनको हम लोगों ने दिया होगा। अब बात आती है कि मान लो 100 यूनिट बनाए, 100 यूनिट लिए थे और बन के यूनिट कितने हुए तैयार, 90, ठीक है। तो 10 यूनिट का क्या हुआ होगा, 10 यूनिट का हुआ होगा लॉस, ठीक है। तो 10 यूनिट का हो गया लॉस और लॉस को कवर नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसका टोटल करेंगे, हम लोग इसका टोटल, मान लो हम लोगों का टोटल आ गया 1000, अमाउंट का टोटल, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 1000 को। अब क्या करेंगे कि 1000 जो है, 1000 की वैल्यू क्या होगी हम लोगों की, ये हो बराबर 1000 के, ये होगी हम लोगों की 1000। इसका टोटल करेंगे तो इसका आएगा 100 और इसका भी टोटल करेंगे 90 और 10, 100 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोसेस को करेंगे। और ये जो लिखा हुआ है ये 90 यूनिट, तो यही हम लोगों का बाई हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रोसेस सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग कहाँ डालेंगे इस माल को, सेकेंड प्रोसेस में डालेंगे। तो यही इसका, इस फर्स्ट प्रोसेस का ये कौन सा माल है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस का निर्मित माल है। अब ये जब सेकेंड प्रोसेस में जाएगा तो ये कच्ची सामग्री कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि फिनिश्ड स्टॉक को भी हम लोग लिखते हैं प्रत्येक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, प्रत्येक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाला उत्पादित माल उस प्रक्रिया को तैयार माल होता है, उस प्रक्रिया का तैयार माल होता है। लेकिन अगली प्रक्रिया के लिए वह माल कच्ची सामग्री या इनपुट के रूप में माना जाएगा। उस माल पर अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही उसे कंप्लीट फिनिश्ड गुड्स बनता है। इस बात को याद रखिएगा। ये तो हो गई हम लोगों के आगे की बात। तो अब हम लोग करने वाले हैं इसका क्वेश्चन, कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए हम लोग करते हैं आप सवाल को, सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा साफ नहीं है, इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि हम लोगों को साइड में प्रोसेस का भी सवाल करना है। तो हम लोग इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, तो लिखा हुआ है कि एक उत्पाद जो इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन की, ए प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू 3 प्रोसेस, मतलब कि एक प्रक्रिया जो है वो एक उत्पाद जो 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक प्रक्रिया ए, प्रत्येक प्रक्रिया बी और प्रत्येक प्रक्रिया सी। प्रक्रिया ए, प्रक्रिया बी, प्रक्रिया सी, 3 प्रक्रियाएं हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो सकता है, ABC हो जा सकता है, XYZ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब लिखा हुआ है कि 1000 टन उत्पाद का उत्पादन हुआ, मतलब कि इन्होंने बनाया कितना यूनिट है, तो इन्होंने यूनिट बनाए हैं 1000 यूनिट। ये बात भी लिखी हुई है कि लागत जो है वो निम्न प्रकार दी है, लागत जो है वो निम्न प्रकार दी है। तो ये लिखा हुआ है कि प्रोसेस ए की लागत, प्रोसेस बी की और प्रोसेस सी। प्रोसेस ए में जो मटेरियल यूज हुआ है वो लिखा हुआ है 3000, लेबर लिखी हुई है 1500 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 1500 रुपये, ठीक है। ऐसी ही बी प्रक्रिया में लिखा हुआ है और सी प्रक्रिया में लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कि यह माने कि ना तो प्रारंभ में ना ही अंत में कोई चालू कार्य था। प्रत्येक प्रक्रिया की लागत व तैयार माल की कुल लागत दर्शाइए। एज्यूम दैट देयर वाज ए नो वर्क इन प्रोग्रेस आइदर एट बिगिनिंग एट द एंड एंड सो ऑफ प्रोसेस कॉस्ट फॉर, मतलब फॉर ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब ये इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी इंग्लिश को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन साफ नहीं है, अगली बार से बिल्कुल साफ आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रोसेस को बनाते हैं और प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ए की। तो हम लोग बिल्कुल आराम से करेंगे प्रोसेस ए को। प्रोसेस ए, प्रोसेस अकाउंट में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोसेस, फिर उसके बाद प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मेट को लिख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस का फॉर्मेट होता है। और बहुत से लोग
फॉर्मेट को थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर, थोड़ी सी कम जगह रहने वाली है इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर के बाद यूनिट और फिर उसके बाद अमाउंट का, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में यूनिट का बहुत महत्व होता है। यूनिट, उसके बाद अमाउंट। अमाउंट मतलब कि जो यूनिट हैं वो हम लोगों के कितने के आए हुए हैं। फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर उसके बाद यूनिट, और फिर उसके बाद अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग ने ये कॉलम खींच लिए हैं, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम जो है, याद रखिएगा कि ये जो कॉलम लिखे हुए हैं, इस साइड के कॉलम जो हैं, इस साइड के कॉलम जो हैं वो सारे के सारे हम लोगों के डेबिट पक्ष के कॉलम हैं, और जो इस साइड के कॉलम हैं तो ये जो हैं ये हम लोगों के क्रेडिट पक्ष के कॉलम है। क्रेडिट पक्ष का मतलब होता है यहाँ पर जो चीज़ हम लोग बनाएंगे उसको लिखेंगे, और अगर हमने उसको सेल किया है किसी को तो वहाँ पर लिखेंगे। क्रेडिट मतलब होता है सेल करना, और बचा हुआ माल है जो यहीं पर लिखेंगे हम लोग। और डेबिट साइड का मतलब होता है कि खर्चे जो होते हैं वो हम लोग सारे के सारे डेबिट साइड में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोसेस ए को बनाते हैं, और प्रोसेस ए में सबसे पहली बात अगर प्रोसेस ए की पढ़ी जाए तो प्रोसेस ए में देखिए, सबसे पहले प्रोसेस ए को ध्यान से देखिए कि ए में लिखा हुआ है मटेरियल, और मटेरियल प्रोसेस ए में कितना यूज हो रहा है, तो मटेरियल 3000 का यूज हो रहा है। तो हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे टू मटेरियल को, टू मटेरियल। अब आप लोग कहेंगे कि यूनिट तो इसमें दिए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अमाउंट तो दी गई है, तो अमाउंट को हम लोग लिख देंगे तो 3000 रुपये। अगले सवालों में जब आप लोगों के पास यूनिट आएगी तब आप लोग कहेंगे कि यूनिट का कॉलम आपने बताया नहीं था, तो इसीलिए हम लोग साथ ही साथ में आगे की तैयारी को अभी से करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो मटेरियल हम लोगों ने कितने का लिया है इसमें, तो ये देखो लिखा हुआ है 3000 रुपये। उसके बाद लेबर, तो इसमें लेबर लगी है, श्रम भी लगा हुआ है, तो श्रम लगेगी तो हम लोगों को वेजेस पेड करनी पड़ेगी, तो हम लोग लिखेंगे ये भी हम लोगों के लिए खर्चा है, और खर्चा सारे डेबिट होते हैं, तो हम लोगों को लेबर के लिए लिखना है लेबर, और लेबर लिख दिया हम लोगों ने, मान लो ये मान क्या लो है 1500 रुपये, तो ये लिख दिया हम लोगों ने 1500 रुपये। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं तो 1500 रुपये वो भी हैं, तो हम लोगों ने ये भी एक खर्चा है, तो हम लोगों ने 2 में लिख दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को समय ज़्यादा ना खराब हो, इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया है 1500 रुपये। अब खर्च हो गए हम लोगों के इतने। अब देखिए ध्यान से कि इस प्रक्रिया में कोई जो उत्पादन है वो हो सकता है कि किसी प्रक्रिया में कोई उप उत्पाद ना निकले और कोई लॉस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया में ऐसी कोई क्वेश्चन में बात नहीं बोली गई है कि इतना % लॉस होता है या फिर इतना %। शुरुआत के सवाल हैं तो फिलहाल हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाएंगे। तो इसमें हम लोग इनका टोटल करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर उधर तो कुछ नहीं आया है, तो उस साइड कुछ नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इसी को उस साइड भी लिखते हैं, यही अकाउंट का रूल होता है। तो इनका हम लोग टोटल करेंगे, तो इनका टोटल करेंगे हम लोग, तो इनका टोटल हो गया, तो इनका टोटल हो गया 3 और 1500 मिला के 3 हो गए, तो टोटल हो गया इनका 6000 रुपये। ये इन्होंने माल बना दिया है। प्रोसेस ए का माल अब किस में जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर प्रोसेस ए का जो सामान है वो प्रोसेस बी में जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे डाल देंगे बाई प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, तो हम लोगों की बी अकाउंट। तो हम लोग जो सामान है उसको कहाँ डालेंगे, प्रोसेस बी में। अगर यूनिट दिए हैं तो यूनिट डाल देंगे, नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं। अब हम लोगों को रूल होता है कि अकाउंट में जो एक तरफ का 6000 रुपये रूल हो, जो अकाउंट का टोटल होता है वही दूसरी तरफ भी होता है, तो इतना ही टोटल हम लोगों का इस साइड भी होगा 6000 रुपये। ये भी हम लोगों ने टोटल कर दिया। अब जो 6000 हैं, 6000 में से इधर कोई संख्या तो है नहीं है, तो हम लोग यही टोटल हम लोगों का इधर आ जाएगा। और प्रोसेस बी में हम लोग ए प्रोसेस वाले ने सामान कितने का डाला है, प्रोसेस बी में 6000 रुपये का, तो ये इन्होंने
ई प्रोसेस का ये बना के तैयार किया है कितने में, 6000 में। तो ये इनके लिए क्या होगा, फिनिश्ड स्टॉक। लेकिन बी के लिए क्या होगा, ये एक मटेरियल के रूप में होगा, कच्ची सामग्री के रूप में होगा। तो अब हम लोग बनाते हैं प्रोसेस बी को। तो हम लोगों ने डाल दिया है प्रोसेस बी अकाउंट। अब बी अकाउंट में फिर वही कॉलम पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तो अब हम कॉलम को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग हों तो आप लोगों के लिए ये करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि होता नहीं है, होता तो है लेकिन समय खराब होगा, इसीलिए हम लोगों ने सीधा सीधा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे कि जो प्रोसेस बी का सामान है, प्रोसेस ए ने जो है बी बनाई है, बी प्रोसेस में कितना सामान डाला है, 6000 का। तो ये इनके लिए होगा 2 में लिखेंगे। और ये क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कहाँ से सामान आता है, तो ये लिखेंगे प्रोसेस कहाँ से आया है, तो ये आया है प्रोसेस ए से। ठीक है, इन्होंने लिख दिया कितने रुपए का सामान आया है, तो वो है 6000 रुपये का। ठीक, इन्होंने मटेरियल लिया भी है, तो वो कितना लिया है प्रोसेस बी में, तो प्रोसेस बी ने लिया है मटेरियल 1500 रुपये का। तो ये भी लिखेंगे 2 में। एक मटेरियल 6000 का जो ए के द्वारा आया है, इसको भी यूज करते हैं और उसके साथ में अदर मटेरियल भी यूज होता है। तो इन्होंने लिख दिया है 2 मटेरियल। तो वो कितना है, तो वो है 1500 रुपये। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, लेबर की यूज की है 3000 की। तो लेबर भी एक खर्चा है, तो हम लोग लेबर भी लिख देंगे। अब लेबर कितनी है, तो वो है 3000 रुपये, ये भी लिख दिया 3000 रुपये। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी है इनके, तो ये भी लिख दिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो है 4500 रुपये, तो ये भी लिख दिया। अब इन्होंने कितने में माल सामान बना के तैयार किया है, तो इन्होंने बनाया जो है सामान, उसको बनाया है, इनका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कोई लॉस की बात नहीं की है, तो इस सवाल में लॉस की बात नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इनका टोटल कर लेते हैं। और टोटल में लिखा हुआ है, इनका अगर टोटल करें हम लोग तो 6000 ये लिखे हुए हैं। और इनका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो आप लोग कैलकुलेटर से, या फिर अगर अलाउ हो तो करना, नहीं तो आप लोग ऐसे ही नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका टोटल आएगा हम लोगों का 15000 रुपये। ठीक है, 15000 रुपये। तो अमाउंट का टोटल हो गया 15000 रुपये। इस साइड कोई चीज़ नहीं है, तो वही बात जो पिछली बार हम लोगों ने फॉलो की थी, तो उसको भी हम लोग लिख देंगे 15000 रुपये। और अब प्रोसेस बी वाले जो हैं वो किस प्रोसेस में डालेंगे, उन्होंने बोला है ना कि कोई उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, ए, बी और सी। तो बी वाले सामान किस में डालेंगे, सी में डालेंगे। तो लिख देंगे बाई प्रोसेस सी अकाउंट। तो अब इसके बाद ये सामान जो है बी प्रोसेस वाले कहाँ डालते हैं, सी में। तो ये हो गया कितने का है, इनका सामान है 15000 रुपये का। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं प्रोसेस सी को बनाते हैं। प्रोसेस सी अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस सी अकाउंट। अब लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग फिर से वही बात है कि पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट ये आप लोगों को डालनी है, लेकिन हम नहीं डालेंगे क्योंकि समय के लिए। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोसेस बी ने सामान कितना बनाया है, 15000 का। और ये किसके लिए है, तो ये इनके लिए मटेरियल होगा। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 2 में प्रोसेस किससे आया है, तो आया है बी प्रोसेस से। तो प्रोसेस बी अकाउंट, और कितना है, तो सामान है 15000 का। अगर यूनिट भी हो तो यूनिट भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्होंने भी प्रोसेस सी ने 1500 का मटेरियल अलग से और मंगाया है, तो उसको भी लिख देंगे। तो 2 मटेरियल कितने रुपए का आया है, तो वो लिखा हुआ है, ये देखिए कि ये लिखा हुआ है 1500 रुपये का। तो वो भी हम लोग लिख देंगे 1500 रुपये। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद लेबर लगी हुई है। और लेबर का कितना है, तो लेबर का भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और लेबर का लिखा हुआ है कि 5250 रुपये। 5250 रुपये ये भी लिख दिया हम लोगों ने।
5250 रुपये। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो कितना है, तो वो भी हम लोगों का 5250 रुपये। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से करेंगे टोटल। अब हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हम लोगों का, कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो टोटल आएगा हम लोगों का, तो वो आएगा हम लोगों का 27,000 रुपये, 27,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 27,000 रुपये। अब उसके बाद कोई प्रोसेस है, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन में 3 प्रोसेस से होकर माल गुजरता है, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी से। तो अब सी के बाद तो कोई प्रोसेस नहीं है, तो अब हम लोग क्या होगा कि हम लोगों का माल निर्मित माल में जाएगा। अब हम लोग लिख देंगे बाई फिनिश्ड स्टॉक। अब हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे बाई फिनिश्ड स्टॉक, और वो कितना है, वही हम लोगों का आउटपुट है। तो आउटपुट कितना है, तो वो है 27,000 रुपये का। और आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन में कि लिखा हुआ है कि 1000 यूनिट प्रत्येक प्रक्रिया ने बनाए हैं। तो इनके जो हैं, ये देखो लिखा हुआ है कि उत्पादन कितने का किया है, 1000 टन का। तो आउटपुट अगर हम लोग यूनिट में लिखना चाहें तो यहाँ पर यूनिट भी हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 यूनिट, और कितने के बनाए हैं, 27,000 के। अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, 27,000 में कितने का भाग देंगे, आप कहेंगे कि सर हम अमाउंट यूनिट का भाग देंगे 1000 का। तो ये जो है यूनिट, अगर हम एक की बात करें तो एक यूनिट हमें कितने में बन के तैयार किया हम लोगों ने, 27 रुपये में। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरी डिटेल में जाना कि प्रोसेस होता क्या है और प्रोसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं। और भी क्वेश्चन बातें हैं कि थ्योरी में आप लोगों को अगर थ्योरी में और पढ़ना है तो हम लोगों को आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के कमेंट को देखता हूं, और जिससे कि आप लोगों की वीडियो भी आगे अपलोड करने की कोशिश करता हूं। रहा क्वेश्चन को डिटेल में कराने की, तो ये डिटेल होगी हम लोगों की। ठीक है, क्वेश्चन को हमने डिटेल में करा देंगे। ठीक है, बस आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।